हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अकाउंट ऑफिसर। आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने टीम सी और वन एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वीडियो जो है मैं बना रहा हूँ, इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग रोज़ाना के बेसिस पे मैं फ़ोन पे या व्हाट्सएप के माध्यम से जो भी क्वेरीज आती है, तो कहीं न कहीं ये देखने को मिला है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके अंडरस्टैंडिंग की कमी है। एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने में आप कहीं न कहीं भूल कर रहे हो। तो ये वीडियो बनाने का बेसिकली पर्पज़ ही ये है कि आप उन कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करें। जो चीज़ें आपको नहीं करनी है वो मैं आप तक पहुँचाऊँ, और क्या करना चाहिए, क्या एक राइट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। हो सकता है उसमें आपका कुछ वेरिएशन हो, आपका कुछ डिफरेंट ओपिनियन हो, बट जो एग्ज़ाम के अंदर कैंडिडेट सक्सेस जिन्होंने हासिल की है और जिन्होंने नहीं हासिल की तो उनके क्या कारण थे, तो वैसी कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर बताऊंगा। इसके अलावा खास मिसकंसेप्शन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के दिमाग के अंदर और जो कॉमर्स के अलावा जो आर्ट्स या साइंस बैकग्राउंड से उनके दिमाग के अंदर भी कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है। तो उन सारे एरियाज को टच करेंगे अपने सेशन में। ये जानबूझ के मैंने लिखा है मस्ट वॉच। आपसे मेरा निवेदन रहेगा, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, थोड़ा-सा आप समय निकाल के इसको पूरा देखिएगा, सुनिएगा। आपको बहुत ज़्यादा रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा, इर्रेलेवेंट एक भी चीज़ आपको यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ। अच्छा, जब ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे तो साथ में ये भी ऑटोमेटिकली मुझे बताना पड़ेगा कि आप क्या स्ट्रेटेजी को यूज़ करें, किस तरीके से प्रिपरेशन करें, क्या दिमाग के अंदर टाइमलाइन आपकी होनी चाहिए। मतलब मैं सारे एरियाज़ लिस्ट डाउन करके लेके आया हूँ, वन बाय वन करके मैं आपके सामने रखूँगा। इस एग्ज़ाम का पैटर्न भी डिस्कस करूँगा और क्या जूनियर अकाउंटेंट की रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस तरह की जॉब है, उसके ऊपर भी एक क्विक ब्रीफ आपको दूँगा। और ज़्यादा आपको डिटेल में चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूँगा, उसके अंदर पूरा जूनियर अकाउंटेंट की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सेपरेटली डिस्कस किया हुआ है। कहाँ पोस्टिंग होती है, क्या सिस्टम होता है, कंप्लीट जो जूनियर अकाउंटेंट की जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में बात की हुई है। तो शुरू करते हैं अपना डिस्कशन और वन बाय वन जो है मैं आपको बताते चलता हूँ क्या-क्या चीज़ें मैं आज आपके लिए बात करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़, देखिए हो सकता है सारे पॉइंट आपके लिए रेलेवेंट नहीं हो, बट आप ध्यान से सुनिएगा, मेरा इतना सा आपसे निवेदन है। पहली चीज़, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, जो इस एग्ज़ाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो हर कैंडिडेट जिसके पास डिग्री है, जिसके पास क्या है, डिग्री है किसी भी यूनिवर्सिटी की, किसी भी यूनिवर्सिटी की, वो इस एग्जाम के अंदर क्या है, एलिजिबल है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मस्ट है होल्ड डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसके साथ में और कौन एलिजिबल है, जिसने इंटरमीडिएट का एग्जाम पार किया है, किसका, सीएमए का या आईसीआई का, जो सी आईपीसीसी इंटरमीडिएट या सीएमए का जो इंटरमीडिएट एग्जाम है, वो जिसने भी क्लियर कर रखा है। मतलब या तो आपके पास ग्रेजुएशन है या इंटरमीडिएट, अगर आप हैं किसके अंदर, सीए या सीएमए के अंदर, और उसके साथ एक कंप्यूटर का बेसिक कोई भी आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स जो है वो होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी है। अब सुनिएगा, ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि मेनली जो ज्यादातर स्टूडेंट अपने साथी है कॉमर्स के प्लस आर्ट्स और साइंस के। अब कॉमर्स वालों को तो ये क्लियर है कि जूनियर अकाउंटेंट बेसिकली अकाउंटेंसी से रिलेटेड पोस्ट है, तो वो लोग इसको अपनी ही वैकेंसी समझते हैं। लेकिन जो साथी आर्ट्स एंड साइंस बैकग्राउंड से हैं, आप लोगों के लिए मैं एक चीज़ वेरी क्लियर कर दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये भले ही जूनियर अकाउंटेंट है, एक दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो जिनसे कॉमर्स के जिनका बैकग्राउंड है उनको फायदा मिलता है, लेकिन बाकी अगर आप ओवरऑल 80% 90% सिलेबस देखोगे,
वो कॉमर्स के साथियों के लिए भी नया है और बाकी वालों के लिए भी नया है। ओके, जैसे पेपर 1 है आपका जो 50% वेटेज रखता है, दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए नया है। इवन जो आर्ट्स बैकग्राउंड से है तो वो पढ़ते होंगे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, मैथ्स, रीजनिंग, उल्टा उनका ज़्यादा अच्छा होगा। रही बात दूसरा पेपर 2 जो सेकंड पेपर है, उसके अंदर टोटल 6 सब्जेक्ट है। तो 6 सब्जेक्ट में सिर्फ 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, एक तो अकाउंटिंग और एक ऑडिटिंग। ये 2 सब्जेक्ट कॉमर्स के साथियों ने पहले पढ़ रखे होंगे, लेकिन जो बाकी दूसरे बैकग्राउंड से उन्होंने नहीं पढ़ रखे होंगे। इसके अलावा बाकी जो 4 सब्जेक्ट है, 2 तो रूल्स है और 2 थ्योरी सब्जेक्ट और है, इकोनॉमिक्स और वो, तो उसमें कॉमर्स का होने या ना होने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहली चीज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी को एडवांटेज है किसी को डिसएडवांटेज है। मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि ये वैकेंसी कॉमर्स के लिए होनी चाहिए सिर्फ या किसके लिए, जो है वर्तमान में नियम उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। और सिर्फ सिलेक्शन जो है इसी आधार पे होगा कि किसने दोनों पेपर की अच्छे से तैयारी की है। आप कॉमर्स में होंगे, आपने अच्छा खासा आपका बैकग्राउंड होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप सिलेबस देख रहे हो 50% तो सीधा सीधा जो सबके लिए पेपर 1 नया है। फिर जो पेपर 2 है उसके अंदर भी 2 सब्जेक्ट में आपको थोड़ा बहुत एज हो सकता है, लेकिन बाकी के 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने ही पड़ेंगे अच्छे से। दूसरी बात, अब जो साथी कॉम इस बैकग्राउंड से है, आर्ट्स और साइंस, उनके लिए खास करके, या जो कॉमर्स से भी है, मैं एक चीज वेरी क्लियर कर दूं, एग्जाम जो है वो कौन करवाएगा? आरएसएम एसएसबी, जो बदनाम है अपने प्रश्नों को लेके। जिस तरह के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं आरएसएम एसएसबी के एग्जाम्स के अंदर, आप पटवारी, ग्राम सेवक के छोटे मोटे एग्जाम देख लीजिए, बहुत ज़्यादा अलग ही लेवल चलता है उनका। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप चीज़ों को बहुत ढंग से अंडरस्टैंड करके फिर पढ़ें। अगर आप बिना समझ के सिर्फ सोचते हैं कि मैं रट के जो है वो चीज़ों को क्लियर कर दूंगा, ऐसी गलती मत करना। ठीक है, एक एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, इंपॉर्टेंस रखता है। तो खास करके जो अकाउंटिंग सब्जेक्ट है आपका, अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, फिलहाल उसके लिए पंकज सर रोजाना इवनिंग के अंदर क्लासेस लेते हैं, अभी लाइव चल रही है रोजाना 6 बजे शाम को, सिर्फ और सिर्फ किसको डिस्कस करने के लिए? अकाउंटिंग के 11th-12th के जो बेसिक्स है, जो आपको जूनियर अकाउंटेंट में जरूरी है आपके लिए जानना। अकाउंटिंग एंट्रीज, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, बेसिक रूल्स, अकाउंटिंग के फंक्शन, अकाउंटिंग का प्रोसेस, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस तरह के छोटे छोटे सवाल जो कॉमर्स के साथियों को भी हो सकता है इतनी गहराई में नहीं पता हो, या पढ़े होंगे लेकिन वो भूल गए होंगे, तो इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। दूसरी बात, जिन लोगों ने कोर्स खरीद रखा है 1000 से ज्यादा, तो आप लोग ही हो यार, आप लोग क्यों नहीं देखते हो? देखने में क्या जाता है, आधे घंटे की क्लास होती है, लाइव आके वो इसलिए लेते हैं कि एकदम बेसिक लेवल से पढ़ रहे हैं तो कोई डाउट जो भी हो साथ के साथ सॉल्व होते जाए। अभी 1 क्लास या 2 क्लास ही हुई है, इवनिंग में 6 बजे आप इसी चैनल के ऊपर जरूर ज्वाइन कीजिए, और कम से कम ऐप के अंदर जो वन एग्जाम ऐप है उसमें भी ये क्लास लाइव चलती है। तो जो अपने स्टूडेंट है ऑलरेडी जो कोर्सेज के अंदर जुड़े हुए हैं, आप लोग तो इसको बिल्कुल मिस मत कीजिए, और बाकियों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लेलिस्ट में जाके जो है इन लेक्चर्स को जरूर देखें। पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरा, हिंदी मीडियम का, कि हमारा जो माध्यम है वो हिंदी है, तो क्या करें? अभी मैं आगे बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर एक एक चीज को डिस्कस करूंगा, ये मैं बेसिकली जो शुरुआती बातें मुझे बतानी थी वो मैं बता रहा हूं आपको। भाई पेपर 1 कोई फर्क नहीं पड़ता हिंदी है या इंग्लिश है, सबके लिए सेम है। रही बात पेपर 2 जो है आपका, उस पेपर 2 के अंदर राजस्थान सेवा नियम जो आरएसआर है, जीएफएआर है, जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट रूल्स, फिर इकोनॉमिक्स है, बिजनेस मेथड्स है,
और ऑडिट है। ये 5 मोटा मोटी थ्योरी सब्जेक्ट है और छठा अकाउंटिंग है, उसमें भाषा का खास योगदान नहीं है। आपको डेबिट को डेबिट ही बोलना पड़ेगा, क्रेडिट को क्रेडिट ही बोलना पड़ेगा। अब जो भी हिंदी मीडियम के साथी है, आप लोगों के लिए जो नोट्स वर्तमान के अंदर ऐप के अंदर डाले हुए हैं, उन सबको जो है अपडेट किया जा रहा है। अपडेट करने का मतलब उनके जब उनको बनाया गया था, ट्रांसलेट करके तैयार किया गया था, कुछ माइनर मिस्टेक्स ट्रांसलेशन के अंदर या सेंटेंस फॉर्मेशन के अंदर मिस्टेक्स रह गई थी, सबको खत्म करके जो है वो अपडेट किए जा रहे हैं वन बाय वन, और विद इन नेक्स्ट 7 डेज जो है आपको कंप्लीट अपडेटेड नोट्स इनके भी मिल जाएंगे। तो इससे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज है खत्म हो जाती है, यहाँ पे समाप्त हो जाती है, फुल स्टॉप लग जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं आपको कह रहा था कि साइंस से हैं आप और अकाउंटिंग, और ये सिस्टर है मेरी जो जो 2013 की वैकेंसी थी उसके अंदर जूनियर अकाउंटेंट, अभी उनका प्रमोशन भी हो चुका है, अकाउंटेंट के अंदर AA बन चुके हैं। साइंस बैकग्राउंड से, प्योरली मेडिकल साइंस जिसके अंदर बैकग्राउंड था, बिल्कुल इन चीज़ों का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन उन्होंने क्रैक किया है सिर्फ अकाउंटिंग और इन सब्जेक्ट को समझ के, अंडरस्टैंड करके, क्योंकि उस टाइम पे वैकेंसी एक बार आगे बढ़ गई थी, पहली बार एग्जाम दिया और उस एग्जाम को क्रैक किया है। सिर्फ ज़रूरत है कि इसकी आपके डेडिकेशन की, और ख़ास करके मैं सब्जेक्ट एक ही बता रहा हूँ, अकाउंटिंग, और दूसरा थोड़ा बहुत ऑडिटिंग है। तो उसमें ये गलती कतई मत करना कि देख लेंगे, रट लेंगे, हो जाएगा, 25 ही तो है। 25 सवाल नहीं है, वो 75 नंबर के लिए सवाल पूछे जा रहे हैं, एक एक सवाल जो है वो मैटर करता है। अगली बात, नेक्स्ट, अब आइए मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ। ये एलिजिबिलिटी की बात हो गई। अगर आपने सिलेबस देखा है तो ये सिलेबस रहता है अपना, 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 कितने का है? 450 नंबर का। पेपर 2 कितना है? 450 नंबर का। 75 नंबर के लिए सभी है, हिंदी, इंग्लिश, जीके, एवरीडे साइंस, मैथमेटिक्स और बेसिक्स। इधर बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, बिजनेस मेथड्स, ऑडिटिंग, इंडियन इकोनॉमिक्स, RSR और GFAR। 6 सब्जेक्ट यहाँ पे, 6 सब्जेक्ट यहाँ पे, 450 450। दोनों के अंदर आपको मिनिमम 35% तो स्कोर करना ही होगा, ठीक है। और दोनों मिला के ओवरऑल आपको 40% मिनिमम आपका स्कोर होना जरूरी होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है, हर क्वेश्चन जो है वो, इसमें 75 नंबर के लिए 25 सवाल, 25 सवाल, मतलब हर सवाल 3 नंबर का होगा। गलत होगा तो 1 नंबर कट जाएगा, 1/3 जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। ये बेसिक सा मैं आपको बता रहा हूँ। अब समझिए क्या दे रखा है। जो पेपर का लेवल है वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा। ग्रेजुएशन लेवल किसको छोड़ के, जो RSR और GFAR के 2 पेपर है, पेपर नंबर 5, सब्जेक्ट नंबर 5 और 6 सेकंड पेपर के अंदर, दोनों का कंबाइंड एक ही एग्जाम होगा, अलग अलग नहीं होगा। और जो मिनिमम मार्किंग है वो 35% दोनों में, और ओवरऑल 40% आपको लेके आना है। अब समझिएगा, 6 सब्जेक्ट है, मैं सिर्फ सेकंड पेपर की ही बात कर रहा हूँ। कितने सब्जेक्ट हैं? 6। एक एक करके बात करते हैं। अकाउंटिंग, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, पूरा का पूरा समझने वाला टॉपिक है। बिना अंडरस्टैंडिंग के, रट के आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसके लिए मैं बता चुका हूँ, बेसिक क्लासेस आपको वो करनी ही है अगर आपका बेसिक कमजोर है तो। उसके बाद जब आप बेसिक्स कर लें, उन लेक्चर से आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लें, देन जो आप जो टॉपिक्स दे रखे हैं उसके अंदर, अकाउंटिंग के अंदर, उन टॉपिक्स को वन बाय वन क्या करें, रीड करें। ओके। दूसरा सब्जेक्ट आता है अपना कौन सा? बिजनेस मेथड्स।
बहुत ही ज़्यादा इजी सा सब्जेक्ट है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी आएगी जो आप जानते हो ऑलरेडी, मतलब किस किस तरह के बिजनेस के मॉडल्स होते हैं, क्या तरीके होते हैं, और सबका थोड़ा थोड़ा ब्रीफ जो है वो, जैसे कंपनी फॉर्म में क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है, इस तरह की चीज़ें हैं कि जिसमें से काफ़ी चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हो। लेकिन यहाँ मैटर ये करता है कि आप जितना बारीक चीज़ों को समझोगे, प्लस समझना है, प्लस उनको याद रखने के लिए आपको हाईलाइट करके साथ में चलते रहना है, ताकि वो छोटी छोटी चीजें जो है वो आप मिस नहीं करो। तीसरा, ऑडिट, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी है ही नहीं। जो आगे के चारों सब्जेक्ट है मैं एक साथ में बता देता हूं। इकोनॉमिक्स, ऑडिट, राजस्थान सेवा नियम, आरएसआर और जीएफएआर। समझिएगा, इन चारों के लिए एक साथ में बता रहा हूं। स्टेप नंबर 1, आपको वीडियोस, क्लासेस जो भी आप देख रहे हो, देखिए, चीज़ों को समझिए तसल्ली से, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट आप लाइफ के अंदर पहली बार पढ़ रहे होंगे, आरएसआर और राजस्थान सेवा नियम और ये जीएफएआर। तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है आपको क्या देखनी पड़ेगी, कुछ लिमिट्स होगी, टाइम लिमिट्स होगी, बहुत ज़्यादा डाटा जो है वो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप साथ के साथ इनके अंदर आप समरी बनाते जाएं, खुद के नोट्स जो है वो कोशिश करें, ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं, लेकिन जैसे लीव्स चैप्टर पढ़ रहे हो तो 10 तरह की लीव्स, छुट्टियां जो है वो अवकाश होते हैं, उन 10 तरह की क्या क्या लिमिट है, कौन सैंक्शन कर सकता है, बेसिक बातों की समरी आप साथ साथ में बनाते चलें। नहीं बनाई तो क्या होगा, ये क्लासेस तो खत्म हो जाएगी, आप जहां भी देख रहे हो, जैसे भी देख रहे हो, 10 20 30 40 वीडियो के बाद खत्म हो गई। फिर जब ये खत्म हो जाएगी तो आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा, आपकी मेमोरी जो है वो बिल्कुल जैसे पहले दिन थी वैसी आखिरी दिन रहेगी। लेकिन साथ साथ में आप समरी बना के रोजाना उसको रिवाइज करोगे, तो जैसे ही आपने 30 दिनों के अंदर मान लो दोनों के लेक्चर्स खत्म किए, 30 डेज के बाद में आपके पास एक समरी होगी जिसको आप 5 से 7 बार ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने इसके हर लेक्चर के अंदर, अगर आप वीडियोस को देखोगे, सब में मैं रिक्वेस्ट करता चला हूँ आपसे कि रोजाना का रोजाना पढ़िए, रोजाना का रोजाना पढ़िए। तो ये अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो बिल्कुल इसको मिस ना करें, ठीक है। ऑडिटिंग में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत लिमिटेड बातें हैं जिनको याद रखनी है, बाकी चीज़ें साथ में आप समझ के जो है कर सकते हैं। अब इन चारों के लिए मेरा ये प्लान है आप सबके लिए कि आप जितना जल्दी हो सके इनका एक बार सिलेबस खत्म कीजिए। मैं रिवीजन क्लासेस लेके आऊँगा चारों के लिए, ठीक है। और उस रिवीजन क्लास के अंदर जो आपका आरएसआर है, राजस्थान सेवा नियम, और जो जीएफएआर है, उनके जितने भी डाटा है आपके, उन सारे डाटा को एक समरी फॉर्म के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, कंपेरेटिव मैनर के अंदर। कि फॉर एग्जांपल अगर लीव्स पढ़ रहे हो आप, छुट्टियां अवकाश के बारे में, तो पहली हो गई सीएल, पीएल, फिर कितने दिन की होती है डेज, तो यहाँ पे डेज लिखे होंगे, फिर कौन सैंक्शन कर सकता है, क्या कंडीशन है उसकी। इस तरीके से कंपेरेटिव फॉर्म में मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट डाटा है वो सारा प्रोवाइड करूंगा। लेकिन ये एक्सरसाइज तभी काम आएगी जब आप एक बार कंप्लीट जो है वो वीडियोस, क्लासेस, या खुद से जैसे भी आप पढ़ रहे हो वो आप कर चुके हैं, तभी जो है ये आपको फायदा देगा। आरएसआर, जीएफ एनडीआर दोनों 75-75 नंबर के हैं, 150 मार्क्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, और जो आप स्कोर कर सकते हो, मतलब इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ज्यादा तो रूल्स के नंबर पूछ लेते हैं सीधे, कि रूल नंबर 27 किसका है, रूल नंबर 29 किसका है, सीधा रूल नंबर पूछ लिया। दूसरी बात, ऑडिट, बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी ऑडिट के अंदर किसी तरह की, ये मेरा आपको अश्योरेंस है। बहुत इजीली जो है जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं सबको रिवीजन के दौरान हम लोग कवर करेंगे। पीछे बचा एक इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को मैं जो नए लेटेस्ट डाटा है उसके साथ वापस से आपको जो है हर चैप्टर वाइज जो जो अमेंडमेंट है उसके अंदर आपको बताने वाला हूँ।
राजस्थान का जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो राजस्थान इकोनॉमी का भी एक छोटा सा टॉपिक है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। अब 3 स्टेप हमने कंप्लीट करने हैं। स्टेप नंबर 1 बहुत अच्छा होगा, आप पहले फर्स्ट जो रीडिंग है आपकी उसे आप कंप्लीट करें। फर्स्ट रीडिंग यानी आप अगर वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, उसे आप जितना जल्दी हो कंप्लीट करें। सारे के सारे 6 के 6 सब्जेक्ट जो है वो एक बार आप क्या करें, उन्हें खत्म करें पढ़ के। ठीक है, पढ़ते वक्त इस स्टेप के दौरान खास करके राजस्थान सेवा नियम प्लस जीएफआर, उसकी साथ में समरी बनाते चले, उसकी साथ में खुद के लिए बहुत ज़्यादा शॉर्ट में समरी बनाते चले। ठीक है, फिर मौका नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। ठीक है, ये स्टेप खत्म होने के बाद, अच्छा ये जब आप कर रहे हो तो अगर आप हमारे साथ हो तो आपको पता ही है, क्लासेस के साथ टॉपिक वाइज जो है वो नोट्स दे रखे हैं, तो एक बार आप नोट से भी कंप्लीट जो है जरूर पढ़ें। स्टेप नंबर 2 में अपना होगा क्या, जो अभी मैं आपको रिवीजन बता रहा हूँ। रिवीजन के बिना जो है टोटल 12 सब्जेक्ट है, आप समझिए कितना लेंदी सिलेबस है। 900 नंबर के लिए एग्जाम होगा, तो ये बिल्कुल भूल जाइए कि आप रिवीजन के बिना सीधा एग्जाम के अंदर जाके पास हो सकते हो। बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, क्यों? कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप हो पाएगा जब इतने ज़्यादा लेंदी रूल्स है, इतने सारे नियम है। तो सेकंड चीज रिवीजन, इसको बिल्कुल मिस नहीं करें। और हम लोग जो है रिवीजन के लिए तैयार है लॉन्च के लिए, बट अभी वेट कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो अभी जुड़ रहे हैं। तो वो मेरे ख्याल से अभी फर्स्ट टाइम फर्स्ट रीडिंग का जो अपना स्टेप नंबर 1 है उसको कर रहे हैं। अगर आपने कर चुके हैं तो आप उसकी खुद से समरी बना के रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, ताकि जब हम लोग रिवीजन का सेशन स्टार्ट करेंगे तब मजा आएगा आपको पढ़ने में। वाकई में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपके सामने निकल के आएगी कि चीजें तो बहुत ज्यादा पढ़ी हमने, 400 पेज पढ़ा, लेकिन उसमें जो फिल्टर्ड करके जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो आपके पास रहेगी। फिर तीसरे स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, आप एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कीजिए। बस उसमें एक मिस्टेक मत करना कि सिर्फ एमसीक्यू करने के लिए कुछ भी एमसीक्यूज मत करने लग जाना। कई लोग आपको जो है वो नेट जेआरएफ के कॉमर्स के एमसीक्यूज पकड़ा देंगे, वो यहाँ काम नहीं आने वाले हैं। कुछ बहुत ज्यादा बेसिक लेवल के पकड़ा देंगे। आप थोड़ा खुद का विवेक इस्तेमाल कीजिएगा, जहां से भी आप करो, कोई किताब से भी करो। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा एमसीक्यूज करने हैं तो आप जो भी है पढ़ रहे हैं, रेलेवेंट टॉपिक का होना चाहिए। दूसरी बात, ऐसे क्वेश्चंस में वेस्ट नहीं करना है समय जो आपके लिए बिल्कुल इस एग्जाम के काम का नहीं हो। ठीक है, और तीसरी बात, एमसीक्यूज जब करते हैं तो एमसीक्यूज करने का पर्पज ये होता है कि आप आइडेंटिफाई कर सको कि जो आपने पढ़ा है उसमें आपकी कहाँ वीकनेस है, कौन से टॉपिक में ज्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो तुरंत जो है एमसीक्यूज रोक के उस टॉपिक को वापस से रिवाइज करें। अगर आपने ये 3 स्टेप 3 चरण सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिए तो आपको कोई ताकत जो है वो रोक नहीं सकती। दूसरी बात, अभी चल रहा है जनवरी, ऑलमोस्ट खत्म होने पे है, जनवरी 2023। जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी कभी भी आ सकती है, सीईटी का एग्जाम हो चुका है, जब भी आएगी बहुत फास्ट ट्रैक प्रोसेस होगा। गवर्नमेंट ऑलरेडी बता चुकी है, करीब 2000 से अधिक पोस्ट है। इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है। कॉमर्स वालों, आपके लिए तो बिल्कुल समझ लीजिए ये वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। ग्रेजुएशन है आपके पास, इंटरमीडिएट है, तो लग जाइए इसकी तैयारी के अंदर। और बिल्कुल दिमाग में से अहंकार जो है वो निकाल दीजिए कि हम कॉमर्स से हैं तो हमें फायदा होगा। दूसरी बात, सीईटी को लेके भी अब जो है आप कम से कम सोचना बंद कर दीजिए, चाहे 40% बन रहे हैं चाहे 50% बन रहे हैं। अभी आपके सामने इसकी तैयारी है, इसकी एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए, सब अच्छा ही होगा, ये मान के चलिए आप। अच्छा, जो साथी अभी एनरोल होना चाहते हैं, ये कोर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये वैसे रेस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज क्या होती है जूनियर अकाउंटेंट की, आप देख लेना, अलग से वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे ही दूंगा। आप वन एग्जाम ऐप के ऊपर जाओगे, वन एग्जाम ऐप में जाओगे तो ऐप के अंदर एक स्टोर सेक्शन होगा, स्टोर।
उस स्टोर के अंदर आपको कोर्स मिलेगा इंग्लिश का, हिंदी का अलग अलग। उसमें आपको पहले डेमो फोल्डर दे रखा है ताकि आप अगर एक बार देखना चाहें कुछ लेक्चर्स नोट्स वगैरह सारे अवेलेबल है। वीडियो लेक्चर्स है करीब 175, नोट्स टॉपिक वाइज सारे सब्जेक्ट के अवेलेबल है। उसके बाद एमसीक्यू सीरीज बिजनेस मेथड्स के और कुछ टॉपिक्स के ऑलरेडी उस टाइम कर लिए थे, बाकी और अपडेट हो जाएंगे इसके अंदर। फिर वीडियो लेक्चर्स वाले फोल्डर में जाओगे तो आपको सब्जेक्ट वाइज इकोनॉमिक्स, जीएफआर, इनके जो है रेलेवेंट लेक्चर जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से आपको नोट्स भी देखने को मिल जाएंगे हर टॉपिक के अंदर। ये जैसे इंग्लिश के हैं तो हिंदी के इस तरह के होंगे। और ये कुछ एमसीक्यू सीरीज के भी कुछ भी सेशंस जो है वो पहले करवाए गए थे। अब मुद्दे की बात इस पूरे डिस्कशन की दो तीन चीजें, आप जहां से भी तैयारी कर रहे हैं, जैसी भी तैयारी कर रहे हैं, एक तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आपकी जो तैयारी की जो जर्नी है, जो यात्रा है, यहां से मान लो आप स्टार्ट कर रहे हैं, यहां जाके आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो आपके पास कंप्लीट दिमाग के अंदर टाइमलाइन होनी चाहिए। क्या कि यहाँ तक आपको जो है वो एक बार सिलेबस को पूरा पढ़ना है, यहाँ तक आपको इसका रिवीजन करना है, फिर साथ साथ में एमसीक्यूज करने हैं, फिर यहाँ जाके इतना टाइम और भी आपके पास बचना चाहिए कि एमसीक्यूज के दौरान जो भी आपकी कमियां निकल के आ रही है उन्हें आप सुधार करने का आपके पास समय होना चाहिए। और एक सबसे कॉमन मिस्टेक, बहुत ज्यादा पढ़ने की इच्छा। ये एक ऐसी इच्छा है, आप बताओ। ये इच्छा मैं बताता हूँ सर, उस नोट्स के अंदर तो ये है, इसके अंदर ये नहीं है। सर उस किताब के अंदर वो है, इसके अंदर ये नहीं है। मेरी बात मानिए आप, आरएसआर जो है राजस्थान सेवा नियम, तो वो चाहे दुनिया की कोई सी किताब में पढ़ोगे वो राजस्थान सेवा नियम वही रहेगा। जीएफआर है तो वो कोई भी किताब से पढ़ोगे वही रहेगा। इकोनॉमिक्स वही रहेगी, ऑडिट वही रहेगी, अकाउंटिंग वही रहेगी। तो आप जिस भी माध्यम से पढ़ रहे हैं थोड़ा उसके ऊपर भरोसा कीजिए। अगर आपको चेंज करना है तो अभी कर लीजिए। आगे जाके आप ऐसा मत कीजिए कि कोई पड़ोसी के अच्छे रंगीन नोट्स दिखे तो आप उसमें शिफ्ट हो गए, कल को कोई अच्छी किताब आई तो आपने वो सारा पुराना हटा के उस किताब से पढ़ना शुरू कर दिया। नंबर ऑफ पेजेस के इसमें ज्यादा है उसमें कम है इसलिए उससे पढ़ना, ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा है कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट तो कीजिए आप, फिर रिवीजन के दौरान उसको क्या कीजिए, उसको आप कंडेंस कर दीजिए, समराइज कर दीजिए। और जरूरी नहीं है कि आप लिख के ही समरी बनाओ, नोट्स बनाना कहीं जरूरी नहीं है। मैं समरी का मतलब आपके पास पता होना चाहिए आपको कि इन नोट्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मुझे याद रखनी है, जो मुझे दोबारा पढ़नी है। आप लिख सको तो लिख दीजिए, नहीं तो हाईलाइट कर दीजिए, बस फ्लैग लगा दीजिए कि अच्छा ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ताकि जब आप रिवीजन करो तो आपके पास वो 1000 पेज की इंफॉर्मेशन 100 पेज के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि रिवीजन में अगर उतना ही समय लग रहा है तो वो रिवीजन कोई काम का नहीं है। तो पहली बार जब आप पढ़ो तब ये ध्यान रखना कि ये मेरी पढ़ाई एक बार में इतनी अच्छी हो कि दोबारा मैं इसी टाइम इसी चीज को जो है 25% टाइम के अंदर कर सकूं। यहाँ 10 दिन लग रहे हैं तो वहाँ 2.5 दिन के अंदर मेरा रिवीजन जो है वो होना चाहिए, 1/4 समय लगना चाहिए। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। अब इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है प्रिपरेशन से रिलेटेड, देखिए सीईटी से रिलेटेड क्वेरीज प्लीज मत पूछिएगा। अगर कोई भी आपकी क्वेरीज है, कोई भी आपके डाउट्स है, अगर आप चाहें तो हम जूम पे मिल सकते हैं लाइव डिस्कशन के लिए किसी सैटरडे संडे के दिन, किसी भी माध्यम से जहां आप सब एक अपन फिक्स टाइम पे जो है, और ये चाहे तो अपन वीकली बेसिस पे कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आप अपना जो प्रिपरेशन का लेवल है वो डिस्कस कीजिए, जो आपकी परेशानियां आ रही है, जो समस्या आ रही है वो शेयर कीजिए, और फैकल्टी से तीनों जो है हम लोग जुड़ जाएंगे उसके अंदर, या 1 बाय 1 एक दिन मैं कर लूंगा, किसी दिन दूसरी फैकल्टी कर लेगी। अगर आप लोगों की ऐसी इच्छा हो तो आप प्लीज़ ये भी अपना शेयर कीजिएगा। ठीक है, मेरा कहने का पूरा इसका पर्पज़ ये है
कि अगर आप वाक़ई में इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो, आप इन्वॉल्व होइए इसके अंदर। जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होंगे, मतलब लगना चाहिए ना ऐसा कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं। एक हलचल होनी चाहिए शरीर के अंदर, एक एनर्जी होनी चाहिए। हीले-डाले बैठे हैं, अभी तो सीईटी हुआ है, रिज़ल्ट आएगा, पता नहीं क्या होगा, मेरे तो 50 बन रहे हैं, मेरे 60 बन रहे हैं। वो सब बातें आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है टू प्रिपेयर। और अगर मौका मिला, फिर क्या करोगे जब आपकी तैयारी नहीं होगी तो? तो तैयारी आप अपनी पूरी रखिए, मौका मिलेगा तो सीधा चीर के निकलोगे, बस। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अब ज़्यादा मैं आपका समय खराब नहीं करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी सेशन के अंदर। धन्यवाद।